नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं रजनी। देश में बीते कुछ सालों में देशद्रोह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ सुर्खियां बने जिन पर जमकर सियासत हुई, तो कुछ महज फाइलों में दर्ज होकर रह गए। लेकिन ये चिंता का विषय है कि देश में बीते 3 साल में देशद्रोह के मामले बढ़े हैं और खासकर बिहार में ये आंकड़ा इस कदर बढ़ा है कि इस मामले में उसने जम्मू कश्मीर को भी पीछे छोड़ दिया है। आखिर क्या वजह है कि भारत देश में रहने वालों पर ही देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? बड़ी खबर में इसी पर चर्चा करेंगे। बिहार में सुशासन और धर्मनिरपेक्षता का दावा करने वाली महागठबंधन की सरकार है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। देशद्रोह के मामले में बिहार अब जम्मू कश्मीर से भी आगे निकल गया है। एक वक्त था जब बिहार को नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से जाना जाता था। यहाँ शिक्षा का स्तर सर्वोच्च था, लेकिन आज बिहार का शिक्षा का स्तर तो गिर ही चुका है। साथ ही यहाँ के युवाओं पर देशद्रोह के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देशद्रोह के मामलों में गिरफ्तारियां भी यहीं सबसे ज्यादा हुई हैं। हैरत की बात यह है कि अब तक सिर्फ 2 लोगों को सजा मिल पाई है। आंकड़े कहते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले 3 साल में 165 लोग देशद्रोह के मामले में आरोपित हुए। साल 2014-15 के दौरान राज्य में ज्यादातर देशद्रोह के मामले दर्ज हुए। देशद्रोह के मामले में कुल मिलाकर 68 गिरफ्तारियां हुई। देशद्रोह के मामले में 53 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की गई। अब तक महज 2 आरोपियों को ही सजा मिल पाई है। बीजेपी इस मामले पर कहती है कि सरकार की कुछ नीतियों की वजह से ये आंकड़े बढ़े हैं, जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को मंथन करना चाहिए। जो देशद्रोह की जो कुछ धाराएं हैं वो बिहार में उसका धड़ल्ले से प्रयोग होता है। धरना प्रदर्शन और अन्य चीजों में भी इसकी समीक्षा होनी चाहिए पुलिस विभाग की ओर से कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं है, जब हम राजनीतिक कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो उस पर भी वही धाराएं लगाई जाती हैं जो दुर्दांत अपराधी पर लगाई जाती हैं। इसलिए अपराधियों के बराबर हम राजनीतिक कार्यकर्ता आ जाते हैं। ये सोचनीय विषय है और सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। उससे ज्यादा बिहार के शासन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को जो FIR दर्ज करती है, उन्हें सोचना चाहिए कि देशद्रोह के मुकदमे धरना प्रदर्शन पर ना लगे। आंकड़ों की माने तो बिहार में 68, झारखंड में 18 और हरियाणा में 15 गिरफ्तारियां हुई हैं। राजधानी पटना में हाल के दिनों में देशद्रोह के आधा दर्जन मामलों में पुलिस हरकत में आई। पटना के अशोक राजपथ पर खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। हाल ही में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जीत के बाद आपत्तिजनक वीडियो पर भी पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी थी। ऐसे में बढ़ते ग्राफ पर जेडीयू ने कहा कि IPC की कुछ धाराओं को बदलने की जरूरत है। वहीं जेडीयू ने दावा किया कि पुलिस जनता के बीच संवाद की कमी के कारण भी ये आंकड़े बढ़े हैं। देशद्रोह को लेकर के NCRB के जो आंकड़े हैं, दरअसल देशद्रोह की जो धारा है वो उसको परिभाषित करने में कुछ ऐसे मौलिक कुछ प्रश्न उभर करके आ रहे हैं, जिसके कारण कई आंदोलन और जिसको हम कहेंगे कि जहां जनता सरकार के फैसलों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करती है, तो कई बार वो इस कानून के दायरे में उनके द्वारा किया गया आंदोलन दर्ज किया जाता है, जो एग्जैक्टली राजद्रोह या देशद्रोह जैसी बात होती नहीं है। लेकिन ये चूंकि ये मामले औपनिवेशिक कानून जो विरासत में हमें मिला है उसमें कई सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अभी तक वही जो औपनिवेशिक कानून है वो चल रहा है। इसलिए CRPC और IPC के कई प्रावधानों से भ्रम भी होता है। देश भर में साल 2014 में देशद्रोह के 47 मामले प्रकाश में आए और 58 गिरफ्तारियां हुई। साल 2015 में कुल 30 मामले प्रकाश में आए और 73 गिरफ्तारियां हुई। साल 2016 में भी कुल 28 मामले प्रकाश में आए और 34 लोग गिरफ्तार किए गए।
3 साल में कुल मिलाकर 105 मामले दर्ज किए गए। ऐसे में बिहार में बढ़ते ग्राफ के आंकड़ों ने चिंता जरूर बढ़ा दी है और अब इस पर लगाम कसने की जरूरत है। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो बिहार में देशद्रोह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? 3 सालों का अगर मामला देख लिया जाए, कभी नालंदा में किसी के छत के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराता है, जवाब में ये आता है कि वो मन्नत का झंडा है। क्या ऐसा मन्नत का झंडा है? भागलपुर में नगर निगम के चुनाव होते हैं, कुछ गड़बड़ होती है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए जाते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान की खुशी में पटाखे फोड़े जाते हैं पटना में। बिहार में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या वजह है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एडिटर इन चीफ हैं न्यूज़ इंडिया के। स्वागत है संजय जी। अब आपसे जानना चाहेंगे, ये हाल ही के दिनों में अभी तक जम्मू कश्मीर का देखते थे हम कि भाई पाकिस्तान की बॉर्डर पर है, इसीलिए वहां पर ज्यादा ऐसे मामले हैं और कई नेता सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आग कैसे बिहार में फैल रही है? रजनी, इसको देखने के कई तरीके। एक तो हम ये देखना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पे अब पिछले 3, 4, 5 साल से पाकिस्तान और हमारी कोई ना कोई, मैं उसे छुटपुट ही बोलूँगा, छुटपुट कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं जिससे दोनों देशों में एक कड़ापन आता है। इस हालात में अगर कोई कुछ भी बोलता हो तो पुलिस बहुत सेंसिटिव हो गई है और उस पर केस दर्ज कर देती है। हालांकि अगर मैं सिविल लिबर्टीज के हिसाब से बात करूं तो जो पुलिस के ज़्यादातर केस हैं वो कोर्ट में टिकते नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलना अपने आप में कानून की नज़र में इस धारा 124A है जिसमें राष्ट्रद्रोह हम जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में सेडिशन बोलते हैं, उसके हिसाब से टिकता नहीं। इसकी बड़ी लंबी पृष्ठभूमि है। हम जैसे ही और हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट आने वाले हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं, एक रोशन लाल आ रहे हैं जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस चल रहा है, वो अपनी स्थिति बताएंगे। एक कविता कृष्णन है जिनके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत गाली गलौज की जाती है और वो मानी जाती है कि वो कन्हैया की पक्षधर हैं, अनिर्बान की पक्षधर हैं। जब वो सब शामिल हो जाएंगे तो हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसका राजनीतिक पहलू ज्यादा नजर आता है बजाय इसके कि सचमुच में लोग देश के द्रोही हो गए। अब जैसे कई लोगों के नाम सामने आए कि भाई वो कहते हैं हमारे ऊपर झूठा लगा दे। कन्हैया का नाम हमने देखा था, कन्हैया ने जिस तरीके से मैटर उठाया उसके बाद देशद्रोह का मामला सामने आया। बिहार में आए, बोले बिहार का लाल है, बिहार का लाल है, फिर बिहार से नाता जुड़ गया। जी, मैं कन्हैया के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कन्हैया जिस मीटिंग में थे वहां से संबंधित कोई वीडियो आई, उस वीडियो के बारे में जो जानकारी है वो है कि वीडियो फर्जी है, उसमें कुछ छेड़छाड़ की हुई थी। मीटिंग अकेली करना और कुछ बोलना, बड़ी मजे की बात यह है कि दिल्ली पुलिस अभी तक कन्हैया पे चार्जशीट नहीं पेश कर पाई है। इसका मतलब यह है कि उनके सामने साक्ष्य नहीं है। अगर साक्ष्य नहीं है तो फिर ये केस फिर से देखा जाएगा। जो एक माहौल बन रहा है, राजनीतिक माहौल, जहां अगर थोड़ा भी कोई शोर मचाता है तो उस पर केस डाल दिया जाए, और वो भी राष्ट्रद्रोह जैसा। ऐसे आईपीसी में बहुत सारी धाराएं जिनसे इन मामलों को हैंडल किया जा सकता है। बिल्कुल। और अब जो सरकारें हैं, अब उन पर सवाल उठता है कि अगर उनके राज्य में कुछ हो रहा है, महागठबंधन अपनी तारीफें करने से हमेशा आगे रहती है, ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो क्या सबक नहीं लेना चाहिए सरकारों को? हम बार बार कह रहे हैं किसी घर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, जीत पाकिस्तान की ओर ही पटाखे फोड़े जा रहे हैं, उसकी जीत पर हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान में उसी दिन कई लोग रोए कि हमारा इंडिया हार गया। और ऐसे ये जो भागलपुर की हम बात कर रहे हैं, क्या सरकारों को इस पूरे मामले को लेकर सोचना नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों उन्हीं के यहाँ पर हो रहा है? देखिए, इसके भी बड़े दिलचस्प पहलू। एक तो ये है कि आप देश प्रेमी हैं, अगर हमारे हिंदुस्तान की टीम हारती है तो किसी भी हिंदुस्तानी को दुख होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि हम किसी बाहर के खिलाड़ी के प्रशंसक नहीं हैं। हम रिकी पॉन्टिंग को बहुत पसंद करते थे, हम ब्रायन लारा को पसंद करते थे, हम उसके लिए ताली बजाते हैं। मैं पाकिस्तान गया हूँ, जितनी सचिन तेंदुलकर की वहाँ फॉलोइंग है उतनी इंजमाम उल हक की नहीं थी, जितनी तालियां उसके लिए पीटी जाती थी। तो खेल में अगर कोई किसी के लिए जिंदाबाद कर दे और ताली लगाए तो मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि सरकार कितनी डरी हुई है लोगों की भावना से कि अगर खेल में कोई कुछ व्यक्त कर रहा है तो उसको वो उन पे राष्ट्रद्रोह का केस लगा देगी। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि सचमुच में लोग इस हद तक जाने को तैयार क्यों हैं? इस हद तक जाने को तैयार इसलिए हैं कि जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरती, और लोग भी ये जांचना चाहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार कितना है। क्या इस स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हम देश कुछ भी बात कह सकते हैं जिसपे हम कानूनी रूप से सुरक्षित रहेंगे?
मैं कहने तक बोल रहा हूं, हथियार उठाए होते तो बिल्कुल कुछ और मामला था। हाँ, यहाँ पर भी देखा गया है कि स्वतंत्रता का जो हम अभिव्यक्ति की आजादी जिसे कहते हैं, लोग उसका फायदा उठाते हुए कुछ भी कर देते हैं और उसके बाद नतीजा ये होता है कि देशद्रोह का मामला दर्ज हो जाता है। बिल्कुल, ये मैं रिपोर्टर के नाते बहुत देखता हूं। मैं बहुत दिलचस्प एक किस्सा बताता हूं आपको। चंडीगढ़ में एक पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया और उसके पास से पुलिस का दावा था कि उसके पास मैप्स थे और वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करना चाह रहा था जो देश के खिलाफ हो सकती थी। लेकिन कोर्ट ने पुलिस के इस तर्क को नहीं माना, जबकि वो पाकिस्तानी नागरिक था। कोर्ट ने कहा आप ये बताइए कि इसने कौन सी हिंसा की। चलिए, और इस वक्त मेहमान जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन की सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कविता कृष्णन जी। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। इसी के साथ राष्ट्रद्रोह का मामला जिनके ऊपर चल रहा है, जो आरोपी हैं रोशन लाल आर्य, वो खुद सच्चाई बताएंगे। रोशन लाल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और लल्लन सिंह जी, हाँ जी, वो भी जुड़ चुके हैं, पूर्व बीएसएफ अधिकारी हैं। आपका भी स्वागत है लल्लन सिंह जी। सबसे पहले सवाल रोशन लाल आर्य जी आपसे, राष्ट्रद्रोह का मामला आपके ऊपर चल रहा है, आरोपी हैं, क्यों ऐसा हो रहा है देश में, क्यों राष्ट्रद्रोह करना पड़ रहा है? देखिए, अभी बड़ी विचित्र स्थिति है। हरियाणा में जाट आरक्षण के नाम पर फरवरी 2016 में 40,000 करोड़ की संपत्ति को आग लगाएगी, छांट करके। जो जाट नहीं थे, अन्य जातियों के थे, उनके संस्थान जलाए गए। उनकी 200 कारें जो नई शोरूम में खड़ी थी वो जला दी गई। कॉलेज विश्वविद्यालय जलाए गए और 30 व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया गया। और जिन लोगों ने ये सारा कुछ दुष्कर्म किया, सरकार ने उनको 10-10 लाख रुपए का इनाम भी दिया, सरकारी नौकरियां भी दी और शहीद का दर्जा भी दिया जी। और जो पीड़ित समाज के लोग हैं, उनकी आवाज उठाने के एवज में या अपराध में मुझ पर देशद्रोह के मुकदमे चलाए गए। मुझे 4 महीने जेल में रखा गया और प्रताड़ित किया गया। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। मेरी ये समझ में नहीं आया कि जो लोग संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, मौलिक अधिकारों को कुचलना चाहते हैं, कुचल दिया, उनके खिलाफ कानून क्यों नहीं कार्रवाई करता? सरकार की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए वो लैंड ऑर्डर मेंटेन करने की होनी चाहिए। सरकार ने उनके आगे हथियार डाल दिए। उन्होंने बैंकों को लूटा, पुलिस स्टेशनों को लूटा, 700 से अधिक राइफलें ले गए थानों से उठा करके। लेकिन वो फिर भी उनका मान सम्मान करती है सरकार, झुकती है उनके आगे। उनको किसी को नहीं पकड़ा आज तक। मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। मेरा पूरा जितने भी सर्कल है, सब लोगों को घेर के उन पर दबाव बनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये चर्चा है कि किसका व्यक्तिगत अधिकार है, एक्सप्रेशन का, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो किस सीमा में, मर्यादा में होना चाहिए। अच्छा, कोई हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, इसे आप कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान में पाकिस्तान के नारे लगाना ये एक देशद्रोह वास्तव में है। क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सभी धर्मों, विचारधाराओं को सम्मान देता है। यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद करना या चीन जिंदाबाद करना, जो हमारे शत्रु हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, देश को तोड़ देते हैं, हमले करते हैं, सिर काट के ले जाते हैं हमारे सैनिकों को, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। आप जो बात कह रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा, आपके ऊपर क्यों केस लगाए गए? जैसे आप कह रहे हैं कि कोई दूसरे आपके ऊपर केस किसी जाति के खिलाफ वैमनस्य फैलाने के लिए लगाए गए या आप कोई अशांति फैला रहे थे? और आप तो खुद ही बीजेपी के मेंबर थे जिस टाइम आप पे केस लगाए गए और बीजेपी की सरकार थी प्रदेश में। तो आप जरा वो पृष्ठभूमि बताएं जिससे हम ये समझ सकें कि ये देशद्रोह के मामले राजनीतिक भी हो सकते हैं। इसमें आपने बहुत सही कहा कि मैं बीजेपी की सरकार बनने में अहम रोल मेरा रहा और मेरे आंदोलन का रहा। जो हमने दरअसल ये जो अभी पिछली सरकार बनी, इससे पहले बीजेपी के 90 में से 4 विधानसभा के सदस्य थे और उसके बाद 47 हो गए, 47 हो गए। तो इसके पीछे जो मैंडेट दिया गया बीजेपी को, यहाँ हरियाणा में पिछले 5 मुख्यमंत्री जाट समाज से रहे। जाट समाज संख्या में 18% है, लेकिन बाकी लोगों को कुचलना सत्ता का एकदम
एकाधिकार जमा लेना, इसके कारण उनको ये लगा कि तुम कोई वीआईपी हो। रोशन लाल जी, हम आपके पास दोबारा आते हैं। हम चाहेंगे कि कविता हमें ये समझाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कविता उन पक्षधरों में थी जिन्होंने कन्हैया, जो आरोप लगे कन्हैया और अनिर्बान, उनके पक्षधरों में से थी। तो वो बताएंगे कि किस तरह के देशद्रोह के केस हैं, उन केस का क्या स्टेटस है, वो उसकी क्या स्थिति थी। ठीक है, मैं यहाँ 2-3 पॉइंट करना चाहूंगी संजय जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो कन्हैया वाला जो केस था उसमें तो 1 साल हो गया, लेकिन पुलिस चार्जशीट नहीं कर पाई है, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। जो वीडियोज थे वो फर्जी थे। जिन लोगों ने सचमुच कोई नारे लगाए, वो नारे किसने लगाए वो आज तक नहीं बता पाए। ठीक, नंबर 1। लेकिन नंबर 2 मैं कहना चाहती हूँ, ये जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ढेर सारे लोग इधर उधर लगा रहे हैं, ये मेरा मानना ये झूठ है। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दूं। अभी हाल में मध्य प्रदेश में एक सोनी नाम के एक व्यक्ति के नाम से कंप्लेंट किया गया पुलिस में कि मेरे गांव के लोगों ने नारे लगाए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के क्रिकेट मैच के बाद। लेकिन खुद वो व्यक्ति सामने आए, उन्होंने कहा पुलिस ने मुझे धमका करके धौंस धमकी से मुझसे जबरदस्ती लिखवाया। मैं दरअसल अपने जो मुस्लिम ग्रामीण थे मेरे गांव के, जिन्होंने ऐसा कोई नारा नहीं लगाया था, उनके बचाव में मैं गया था पुलिस थाने। वहां पर मेरे फोन से 100 नंबर पे डायल करके पुलिस ने क्लेम किया कि मैंने कंप्लेन की है, जबकि मैंने किया ही नहीं, और उस आदमी के जान के पीछे पुलिस लगी हुई है। तो इस तरह के जो फर्जी आरोप लगते हैं, मेरे अनुसार कई सारे राजनीतिक वजहों से, कई सारे कारणों से एक भ्रष्ट पुलिस फोर्स जो है इस तरह के ढेर सारे फर्जी आरोप लगाती है। लेकिन ऐसा क्यों होगा? भागलपुर में नगर निगम के चुनाव थे कविता जी, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी पटना में जब मैच हुआ तब भी पाकिस्तान की, वही मैं कह रही हूँ, मुझे अभी कहने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, तीसरी बात ये कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, अगर आप न्याय व्यवस्था देखिए, हमारे लॉज देखिए, कानून देखिए, तो ये बिल्कुल कोई देशद्रोह नहीं है। ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये राष्ट्रद्रोह जो जिसको कहते हैं, राष्ट्रद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उनकी जजमेंट है कि शेहर सिंह वाले मामले में खालिस्तान के पक्ष में नारे लगाए गए थे, भारत के खिलाफ नारे लगाए गए थे। लेकिन उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मात्र नारे लगाना, यहाँ तक कि देश के खिलाफ नारे लगाना, ये राजद्रोह नहीं है। राजद्रोह, ये देशद्रोह मत कहिएगा, राजद्रोह कहते हैं इसको कानून में। राजद्रोह उनका कहना था वो तभी होगा अगर आपने कोई हिंसक कार्रवाई देश के तख्ता पलट के लिए किया हो। ठीक है, हिंसक कार्रवाई अगर आपने सेना बनाई हो। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि आप बिहार की बात कर रही हैं। बिहार में रणवीर सेना के लोग, ये अपर कास्ट आर्मी थे जिन्होंने पूरे देश संविधान के खिलाफ जाकर के दलितों की, गरीब लोगों की जनसंहार किया। वो निजी सेना रखते थे जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, देश विरोधी है। लेकिन हमारे देश में किसी पुलिस फोर्स ने उनके खिलाफ राजद्रोह का केस नहीं किया। जबकि मेरा मानना है अगर कोई राजद्रोही है तब तो रणवीर सेना वाले थे, ये निजी सेना चला रहे थे। ये तो एक तरह से पूरी तरह से देश विरोधी काम है। कविता, आप नक्सलवादियों के लिए क्या बोलेंगी? नक्सलवादी जिस तरह से हथियारबंद होके हिंसा करते हैं, उन्हें किस श्रेणी में देखेंगे आप? मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, किसी हिंसक जो काम है उसके लिए ये कानून ये यूज की जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी देश में आपको लोकतांत्रिक तरीके से डील करना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि राजद्रोह का कानून रहना ही नहीं चाहिए किसी लोकतांत्रिक देश में। इसीलिए मेरा मानना है कि वो माओवादी हो, वो रणवीर सेना हो, वो कोई हो, मैं राजद्रोह के कानून के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी बात हो, वहाँ आपके देश के जो अन्य कानून है, अगर उन्होंने किन्हीं की हत्या की है, अगर कोई हिंसक कार्रवाई हुई है, तो बाकी आईपीसी की जो धाराएं हैं उनके तहत आप उन पर कार्रवाई करिए। ठीक है, आप नहीं मानती लेकिन हैं। बाकी जो है वो मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कविता जी, थोड़ा और मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लल्लन सिंह जी, आप कविता जी की बात से सहमत है कि नहीं? अब आपसे जानना। नहीं, मैं मैडम इनके बातों से सहमत नहीं हूँ। राजद्रोह और देशद्रोह की बात जी, तकनीकी खामी की वजह से। सुमन कुमार जी, स्वागत है आपका, आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं। सुमन जी, ये बिहार में राजद्रोह, देशद्रोह क्यों हो रहा है बार बार? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि ये राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह क्या है। मैं मानता हूं कि अपने यहाँ जो धाराएं हैं, जो कानून है स्थानीय स्तर पर, देश का स्तर पर, देश के भीतरी स्तर पर, उस पर उन पर एक बार पुनः समीक्षा की जरूरत है। और जहां झंडा लहराने की बात है, तो बिहार में तो जो एक आध घटनाएं अखबार में आई हैं, लेकिन बाद में वो सत्यापित नहीं हुई। हाँ, कश्मीर जैसे अपने जो प्रदेश हैं,
वहाँ पर इन घटनाओं की वृद्धि जरूर हुई है। अरे सुमन जी, अब वो झंडा जब लहराया, वो विजुअल दिखाए तो झंडा तो लहराया ना किसी ने, पाकिस्तान जिंदाबाद के भागलपुर में नारे लगे तो पटना में भी जश्न मनाया कि नहीं? देखिए, मैं बात करता हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल भाषा कभी प्रयोग नहीं करता। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि मैं अपनी तरीके से अपनी बात रखता हूँ, चाहे वह जैसे तो बिहार की बात हो या देश में कहीं भी। अगर हमारे प्रजातांत्रिक देश के नियम कानून को धता बताते हुए कोई भी दूसरे देश के, पाकिस्तान का या किसी भी दूसरे मुल्क की अगर झंडा फहराता है तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अगर लगते हैं बिहार में, भारत में कहीं, तो आप इसे देशद्रोह मानते हैं या नहीं मानते? कविता जी की बात से सहमत? निहायत चिंता का विषय है रजनी जी। आप मानते हैं देशद्रोह की नहीं मानते हैं? नहीं, देखिए, राजद्रोह और देशद्रोह एक अलग चीज है। अगर इस तरह का कोई तत्व अगर हमारे सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना बिहार में, भागलपुर में, पटना में, आप मानते हैं कि नहीं मानते? वो तो है, राष्ट्रद्रोह नहीं है। मेरे हिसाब से वो राष्ट्रद्रोह नहीं है। कोई अलगाववादी सोच है किसी का, तो किन हालात में ऐसा वो सोच है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं, ये तो बता दीजिए। आप देशद्रोह मानते हैं कि नहीं? पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे अगर आपके यहाँ लग रहे हैं तो उस पर कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। सुमन कुमार जी, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। और भी गेस्ट जुड़े हुए हमारे साथ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपके प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो ये देशद्रोह मानते हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। ललन सिंह जी, आप बात कर रहे थे, अधूरी रह गई थी, पूरी बात कर लीजिए। कविता जी की बात से आप क्यों सहमत नहीं है? कि देशद्रोह दो तरह की होती है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। भारत में आज जो स्थिति है, हुर्रियत से लेकर जितनी जमातें, चाहे वो लश्कर की हो, हिजबुल मुजाहिदीन की हो, ये सभी पैर पसार रहे हैं। हमारा जो बिहार है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नेपाल के एकदम नजदीक है और बांग्लादेश भी एकदम समीप है। और आप देख रही हैं कि चाहे भागलपुर हो, बिहार शरीफ हो और कारगिल, पटना का एक मेन सेंटर हो, जहां झंडा लेके पाकिस्तान जिंदाबाद की बातें उठी जा रही हैं। क्यों नहीं इसमें ब्यूरोक्रेसी जो है इसको गुप्त रूप से इनकी पूरी इंट्रोगेशन करता है और इसका खात्मा करने का कोशिश करता है। अन्यथा बिहार की स्थिति, जैसा कि सर्वे में बताया गया है कि कश्मीर से भी ज्यादा देशद्रोही सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं। मैं आपको यकीनन बताना चाहता हूँ, अगर इससे जोर शोर से इंट्रोगेशन, गुप्तचर सेवा और इस संगठनों को समाप्त नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ ये लगा हुआ है, मैं किसी भी इस परिभाषा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ मैं एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा हूँ। आज अगर कश्मीर की हालत खराब हुई है तो इसी कारणों से हुई है। अगर जेएनयू के अंदर कन्हैया जो है इस तरह की बातें करते हैं जो हमारे देश के खिलाफत है, जहां पे आर्मी के अफसर एनडीए में जाकर वहीं से स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं और वहीं पे ललन सिंह जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि जो भारत में सबसे ज्यादा जो भारत विरोधी नारे लगते हैं वो कश्मीर में लगते हैं। कश्मीर में और अपने प्रैक्टिकल समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम इतने बुद्धिजीवी हैं। ललन सिंह जी, मैं एक पक्ष रखना चाहूंगा कि पाकिस्तान के भारत विरोधी जो सबसे ज्यादा नारे लगते हैं वो कश्मीर में लगते हैं, लेकिन कश्मीर में कोई मामला सामने नहीं आया जहां केस भारत विरोधी होने, इस केस राष्ट्रद्रोह का या राजद्रोह का केस चलाया गया हो। तो इससे ये लगता है कि ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण है कि कौन इसको राजनीतिक रूप से कैसे देखता है। उस हालत में जो फ्रीडम ऑफ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर गिलानी के दामाद को आज अरेस्ट किया गया है, एनआईए उसको इंट्रोगेशन के लिए दिल्ली ला रहा है, तो कल कश्मीर बंद हो चुका है। यही हालत हमारे हिंदुस्तान के और किसी कोने में ना हो जाए। बिहार के अंदर भी आपको मानना पड़ेगा कि आतंकवाद का जो है नक्सलियों के साथ हो चुका है और इसकी रिपोर्टें भी है। शमसूर राजा जो रेलवे के ट्रैक के साथ बहुत बड़ा हादसा है, जिसकी भी सूचनाएं आपको समय से एनआईए को दे दी गई। से बहुत से फायदे हुए, बहुत से ऐसे आतंकी जमात जिनके अंदर बहुत सी सोच थी उनको खत्म। ललन सिंह जी, ये बताने के लिए कि ये राजनीतिक हथियार है, हमने रोशन लाल आर्य जी को यहाँ बुलाया है। ये वो आदमी है जो इमरजेंसी में जेल में रहे और जिनको सरकार ने तमगा दिया है देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। उन्हीं पे राजनीतिक रूप से आरोप लगता है कि वो देशद्रोही है। अब आप बताइए कि अगर इस तरह के मामले आते हैं तो कर रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकल है। मैं आपको बताऊं कश्मीर में आज जो स्थिति है वो 100 करने की स्थिति
जो लोग देश के प्रति गलत बयानबाजी करते हैं वो कहीं न कहीं इस देश को आवाज सामने आ रही है। ललन सिंह जी, हम लौटेंगे जरूर आपके पास। बहुत देर से अजय यादव जी सुन रहे हैं। अजय जी आप बोलिए। जी, ऐसा है रजनी जी कि ललन जी ने कई बातों को स्पष्ट किया है, क्योंकि वो सेना का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से चाहे वह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इस तरह के नारे चाहे वो दिल्ली में लगे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या कश्मीर के अंदर लगे, यह बहुत ही शर्मनाक है। और हमारे जैसे लोग जो देश से प्रेम करते हैं या हमारे जैसे करोड़ों लोग। लेकिन अजय जी, कविता जी की बात आपने सुनी नहीं अभी तक की? चार्जशीट दाखिल हुई, अभी तक सबूत ही नहीं मिले हैं। क्योंकि कविता जी उस जेएनयू के आंदोलन में खुद रही हैं और ये कानून का सहारा लेकर के बचने की कोशिश कर रही हैं। भारत के प्रति जिस भी व्यक्ति के मन में सम्मान नहीं हो, कानून का सहारा लेकर के हो सकता है वो बच जाए। लेकिन स्थिति यह है कि जिस भी व्यक्ति के मन में भारत के प्रति घृणा किसी भी स्तर पर हो, चाहे वह कानून के जद में आए या ना आए, वैसे व्यक्ति पर कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। ललन सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे व्यक्ति, चाहे केवल इंसर्जेंसी की बात नहीं है, केवल बांग्लादेश जी आप ये कह रहे हैं कि कानून के परे है, कानून और संविधान के परे कोई व्याख्या हो सकती है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये कानून फिर ये भारत विरोधी नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि कानून को और व्यापक बनाना चाहिए। भारत सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह के लोग जो किसी भी परिस्थिति में देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह नारों के थ्रू हो, चाहे वो झंडों के थ्रू हो। तो आप रोशन लाल आर्य जी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो अभी जुड़े भी हुए हैं, वो मानते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना देशद्रोह है, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ, बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के ही रहे हैं वो नेता, उनके साथ ये करना, वही बात कि क्या राजनेता अपनी राजनीति के अनुसार ही करेगा कि ये देशद्रोह है या नहीं है? पहले डेफिनेशन तो तय कर लीजिए। रजनी जी, हार्दिक पटेल के ऊपर भी देशद्रोह के मुकदमे लगे हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरह से एक्ट किया है। और चीजों को देखिए, कानून अपने तरीके से चलता है, और कानून अगर कहता है कि हार्दिक पटेल ने देशद्रोह की किन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे, उन धाराओं में दर्ज हुए कि नहीं हुए, तो अजय जी ये भी तो समझना होगा। अभिव्यक्ति की आजादी और देशद्रोह में छोटी सी लकीर है, वो पता नहीं कब पार हो जाती है। जैसे उस माइन्यूट जो लकीर है, जो फैब्रिक है, उस फैब्रिक को बना करके रखने के लिए ही कानून बनाए गए हैं, और उसी फैब्रिक को तोड़ने का प्रयास जेएनयू में और कश्मीर में जिस तरह के नारे लगते हैं, जिस तरह के झंडे दिखाए जाते हैं, अब तक सिर्फ 2 लोगों को सजा मिली है अजय जी, सिर्फ 2 लोगों को, जितने भी मामले सामने आए। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कानून को और ज्यादा मजबूत और व्यापक बनाने की जरूरत है, क्योंकि इसी कानून का सहारा लेके संजय जी आप समझ रहे होंगे। संजय जी जो आप सवाल कर रहे थे, राजनीति अपने हिसाब से तय करते हैं। मैं अजय जी, इसको आप लोग तो खुद भुगत भोगी हैं, जैसे रोशन लाल जी भी हैं, आप लोग इमरजेंसी में आप लोगों ने खुद झेला है। आप मान के चलिए कि अगर किसी राजनीतिक तरह से लोग इन चीजों को करने लग जाते हैं, उस हालत में जो सिविल लिबर्टीज है उनका क्या हाल होगा? देश में जो इतना विविध देश है, अलग अलग तरह से सोचने वाले लोगों का क्या हाल होगा? मुझे लगता है हमारे देश में गुस्सा व्यक्त करना भी हमारा कानूनी अधिकार है। और आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं कि आपने कानूनी तौर पे, आप शायद मुझसे लोग नाराज होंगे, लेकिन कानूनी तौर पे गांधी जी बोलते थे जय जगत, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पड़ोसी देशों को मित्र बोला। अब जब तक हम वॉर नहीं घोषित हो जाता, चाहे वो चाइना है चाहे पाकिस्तान है, आप उन्हें दुश्मन देश कैसे बोल सकते हैं? ये बात अलग है कि वो लोग ऐसा घिनौनी चीजें करते हैं कई मामले में जहां हमें जवाब देना पड़ता है, लेकिन वो पूरा राष्ट्र नहीं, वो आर्मी टू आर्मी कॉन्फ्लिक्ट है। चलिए ठीक है संजय जी, थोड़ा वक्त कम है और हमारे साथ रोशन लाल आर्य जी जुड़े हुए हैं। रोशन लाल जी, आप भी मानते हैं, लेकिन डेफिनेशन अलग अलग क्यों? आपके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे जो है वो गलत है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अगर कोई लगाता है तो ये राष्ट्रद्रोह है। कविता जी कह रही थी कि ये राष्ट्रद्रोह नहीं। ये डेफिनेशन अलग अलग क्यों? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे देश का जो आंतरिक फैब्रिक है, जो हमारे आंतरिक हमारा भाईचारा है, उसके अंदर यदि कोई हमारा अंदर ही हमारे देश का कोई वर्ग
हमारे कमजोर वर्ग को मारने की कोशिश करता है, तो उसको बचाने वाले आदमी को देशद्रोही नहीं कह सकते। जैसे मैंने करीब 35 बिरादरी के लिए जो नॉन जाट थे उनके दमन के विरोध में आवाज उठाई, तो मुझे देशद्रोही नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के बारे में कहता हूँ या चीन के पक्ष में बोलता हूँ, ये बात कुछ जैसे हमारे आवाज सबकी आ रही है कि पाकिस्तान के नारे लगाना भी डेमोक्रेसी के हिस्से में मानते हैं या अभिव्यक्ति की बात है। देखिए, आप एक बात पे जोर दिया सबने कि कानून बनना चाहिए, कानून का हर लेवल पे उसका विचार किया जाना चाहिए कि कैसे सख्त किया जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि कानून अकेला नहीं पूरा काम करेगा। हमारे देश में देशभक्ति की भावना जगाई जानी चाहिए, देश का प्रेम जगना चाहिए, विश्व प्रेम जगना चाहिए। ये भी कहा था कि राष्ट्रगान बजाना चाहिए, लेकिन वही बात हो जाती है ना, क्या इन सब चीजों से राष्ट्रभक्ति जगेगी या कुछ और करना होगा। आपने जो वक्त दिया है रोशन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन जी, सरकार को भी सोचना होगा जो कुछ बिहार में हो रहा है। शुक्रिया, फिलहाल आपने चर्चा में भाग लिया। एडिटर इन चीफ संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े इंजीनियर अजय यादव जी, शुक्रिया। ललन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कविता जी हमारे साथ जुड़ी थी। कविता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो बिहार के लिए यह खतरे की घंटी है, उसके पहले सरकार को सोचना होगा कि बिहार में क्यों देशद्रोह के मामले बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों नारे लगाए जा रहे हैं। अगर कुछ किया नहीं तो ऐसा ना हो कि पानी सिर के ऊपर से गुजर जाए। बड़ी खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।